सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण देखेंगे। एक तो पहली चीज जो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन हुए, तो जितने भी आंदोलन हुए आज तक वो सारे देखेंगे शुरू से लेके अब तक के। ठीक है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। अब कौन कौन से व्यक्तित्व का क्या योगदान रहा, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा और ये सारे लोग हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख पर्यावरण के पुरस्कार रहे हम उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार वर्ल्ड में दिए जाते हैं या भारत में दिए जाते हैं सबके बारे में यहाँ पे हम आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा पसंद आए तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम करते हैं प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जो पर्यावरणीय आंदोलन शुरू करने की जरूरत पड़ी। ठीक है। देखिए, पर्यावरण आंदोलन के उदय का अगर मुख्य कारण आप देखें तो जो पर्यावरणीय विनाश है वो है। और पिछले कुछ वर्षों में जो भारत ने मतलब अपनाई गई जो विकास की प्रक्रिया है उसमें क्या हुआ कि विकास में वनों का अंधाधुंध कटाव हुआ, जिससे हमें क्या हुआ कि जो मौसमी परिवर्तन हुआ या जो अर्थ का टेम्परेचर राइज हुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और इन्हीं दुष्प्रभावों की वजह से जो मनुष्य है उसने कुछ पर्यावरणीय आंदोलन चलाने के लिए निर्णय लिए। अब उसमें कौन कौन से आंदोलन चलाने के लिए निर्णय लिए, तो उसमें सबसे पहला जो है बिश्नोई आंदोलन और खेजरली आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन जो है ये लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। 500 वर्ष पहले की ये बात है। और एक संत थे, उनका नाम है संत जाम्भोजी। जाम्भोजी। ठीक है। तो इनके द्वारा राजस्थान में ये प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और उन्होंने बिश्नोई समाज जो था उस क्षेत्र में वनों और पशुओं के संरक्षण के लिए उनको प्रेरणा दी थी। ठीक है। जिसके प्रभाव से मतलब आज भी बिश्नोई समुदाय जो है वो वृक्षों की पूजा करता है और उनका संरक्षण करता है। अब बात खेजरली आंदोलन की। तो जो खेजरली आंदोलन है ये 1731 में खेजरली गांव में जो वहाँ के एक राजा थे, उनका नाम अजीत सिंह था। तो उनके मतलब आदेश पे जो पेड़ काटे जा रहे थे वो वहाँ पे जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको बचाने के लिए, एक नाम है अमृता देवी बिश्नोई, और उनकी 3 पुत्रियों ने उन पेड़ों को मतलब बचाने के लिए पेड़ों के गले लगाकर यानी उनको चिपक कर उनका विरोध किया था। लेकिन अजीत सिंह नहीं माने और 363 लोगों को वृक्ष के साथ कटवा दिया था। बाद में बिश्नोई आंदोलन की जो नेतृत्व करता है उनका नाम है, क्या नाम है? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई। इनके सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों और संस्थानों को क्या पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो ये डिटेल था बिश्नोई आंदोलन और खेजरली आंदोलन का। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं चिपको आंदोलन। जो चिपको मूवमेंट हुआ ये यूपी में चमोली जिले में, मतलब यूपी उत्तराखंड एक में था। ठीक है। और ये हुआ कब? 1970 में, कि मतलब उसके दशक में प्रारंभ हुआ। और इस आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड के वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों द्वारा वृक्ष से चिपक कर या वृक्षों को गले लगाकर इस तरह से अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। और जिसका नेतृत्व किसने किया, या आप ये कह सकते हैं कि उसका सूत्रधार कौन था, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये इनका नाम है। और दूसरा जो नाम है वो नाम है गौरा देवी। और तीसरा जो नाम है वो चंडी प्रसाद भट्ट। नाम आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 लोग इस चिपको आंदोलन के सूत्रधार थे। इसके अतिरिक्त बहुत से जो अन्य कार्यकर्ता रहे और सारे लोग रहे जो समुदाय बचाने को तत्पर थे वो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को वर्ष 1980 में एक बड़ी सफलता तब मिली, उन्होंने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। और इसी के बाद आंदोलन का प्रसार बिहार में है, एमपी में है, और राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी हुआ। तो ये चिपको आंदोलन का पूरा डिटेल था। चलिए इसके बाद देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि हुआ 1973 में। ये हुआ केरल में। किस जिले में हुआ? पलक्कड़ जिले में। पलक्कड़ जिले में हुआ, केरल के। ठीक है। और वहाँ पे जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन थे उनके संरक्षण के लिए हुआ।
और ये जो आंदोलन है ये किस लिए हुआ था, तो कुंती पुझा नदी है, आप जानते हैं कुंती पुझा नदी, इस पर बनाई जा रही एक जल विद्युत परियोजना को लेकर हुआ था। जल विद्युत परियोजना, इसी का विरोध वो कर रहे थे, इसका विरोध। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई परियोजना का जो निर्माण था इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मतलब जो दुर्लभ जंतु है, पादप है, इन सारी प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा था। तो ये पहला आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया और ये आंदोलन सफल रहा। उसके बाद फिर 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क इसको घोषित किया गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। ठीक है, और फिर घने वनों के कारण यहाँ पे अत्यधिक ये मतलब जो क्षेत्र है वो शांत है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको साइलेंट वैली की संज्ञा भी दी जाती है, शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ मतलब वन्य जीव भी मिलते हैं, जैसे कि लायन टेल्ड मकाक, नाम आप लिख लीजिए, लायन टेल्ड मकाक। और दूसरा जो नाम है नीलगिरी लंगूर का, नीलगिरी लंगूर, बाघ, ये सारे जो वन्य जीव हैं इनका आवास स्थल भी साइलेंट वैली है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में ये हुआ। तो ये जो आंदोलन था अविभाजित बिहार के सिंहभूम जिले में, कहाँ पे, सिंहभूम जिले में, मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जिला कहाँ हो, झारखंड में चला जाएगा, वहाँ पे प्रारंभ किया गया था। 1980 के दशक के प्रारंभ में सरकार ने सिंहभूम जिले में जो प्राकृतिक साल के वृक्ष थे उनको काट करके उनके स्थान पर व्यावसायिक रूप से जो मतलब महत्वपूर्ण वृक्ष थे सागौन, उनके रोपण के लिए एक योजना बनाई थी। कौन से वृक्ष को काट कर, तो साल वृक्षों को काट करके सागौन के वृक्ष लगाने के लिए एक योजना सरकार ने बनाई थी, जिसका जो विरोध किया वहाँ के किसने किया, आदिवासी समुदाय ने वहाँ के इसका विरोध किया, आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध हुआ। और बाद में जो ये आंदोलन, इसका प्रसार पूरे झारखंड में और उसके अन्य क्षेत्र लाइक एज उड़ीसा तक का हुआ। इसे जंगल बचाओ आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, और जबकि कुछ पर्यावरणविद इसे राजनीतिक लालच का खेल भी उसमें कहा गया था इसको। तो ये जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल। इसके बाद है अपिक्को आंदोलन जो कि 1983 में हुआ। देखिए अपिक्को का मतलब ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, गले लगाना। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है गले लगाना। और ये उत्तर भारत में जैसे चिपको आंदोलन था उसकी प्रेरणा से ही दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन प्रारंभ हुआ 1983 में। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन जो था ये उत्तर कन्नड़ जिले में वनों के संरक्षण के लिए संचालित किया गया था। और ये जिला जो था वो पश्चिमी घाट का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था, इसे फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो क्षेत्र था ये समृद्ध था, जैसे कि काली मिर्च है, इलायची, ये सारे उत्पादन के लिए मतलब यहाँ पे इनके उत्पादन के अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती थी। और ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पे वन संसाधनों का व्यापक शोषण भी हुआ था और वनों की कटाई की गई थी जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। और इसी का विरोध फिर जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने किया और फिर बाद में सरकार ने सकारात्मक कदम भी उठाया इसको लेकर के। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था पांडुरंग हेगड़े ने। ठीक है, जिसमें मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया था। 30 दिनों तक ये आंदोलन पूरा चला, अहिंसक आंदोलन पूरा चला। और फिर बाद में इसके विषय में मतलब उन्होंने बताया और जो इकोलॉजिकल डेंजर, इन सारी चीज़ों के विषय में काफ़ी जागरूक किया। इसके बाद है जो नेक्स्ट आंदोलन वो है बलियापाल मूवमेंट या बलियापाल आंदोलन। ये आंदोलन शुरू हुआ 1986 में उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के उत्तरी भाग में और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित जो बलियापाल और भोगराय गांव है। कौन सा गांव है, बलियापाल और भोगराय जो गांव है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर पड़ेगा। इसमें जो राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण रेंज जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई थी और इसी का विरोध ग्रामीणों ने किया था। और अपने घरों और ज़मीनों से लगभग 45,000 जो ग्रामीण थे उनको बलपूर्वक निष्कासित मतलब उनको ये लगता था ग्रामीणों को कि हमें हटा दिया जाएगा। और ये लगभग 3 वर्ष तक आंदोलन चला, उसके बाद ये सफल हुआ।
तो ये बलियापाल आंदोलन है। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, काफ़ी फेमस भी रहा और ये लगभग 1985 के दशक में हुआ। इसमें कहा गया था कि नर्मदा नदी पर जो एक बांध बनाया जा रहा था, एक बांध परियोजना जिसका नाम है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना यानी इसका जो उद्देश्य है वो बहुत है, अलग अलग उद्देश्य, इसकी वजह से इसको बहुउद्देशीय जो परियोजना थी, इसके अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में यह आंदोलन कराया गया था। और ये जो आंदोलन था ये एमपी में और गुजरात में और महाराष्ट्र में ये सक्रिय था, क्योंकि इन तीनों स्टेट की ये सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना मतलब एक सम्मिलित परियोजना थी। नर्मदा नदी विकास परियोजना के अंतर्गत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर क्या किया गया था, 30 बृहद बांध और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे बांध और जलाशय निर्मित किए गए थे। और लगभग इस परियोजना के कारण 1 लाख लोगों का विस्थापन तथा लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर वन भूमि जो थी वो खतरे में आ गई थी, मतलब ये बांध बन जाने से। और इसी के विरोध में ये नेतृत्व किया, इसकी आंदोलन की जो नेतृत्वकर्ता थी उनका नाम है मेधा पाटकर, और इनके साथ और भी लोग थे जैसे कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और अरुंधति राय, अरुंधति राय, ठीक है, और आमिर खान। इसके साथ साथ बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी इनको सपोर्ट प्राप्त हुआ था। तो जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने सत्याग्रह किया, जल समर्पण, रास्ता रोको, गांव बंद, भूख हड़ताल, विरोध, ये सारी चीज़ें जैसे अहिंसक माध्यमों से परियोजना का विरोध किया। और ये आंदोलन पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर जो बांध थी उसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई थी उसको 130 मीटर से घटाकर कहा 90 मीटर करने के लिए, और विस्थापित जो मतलब हो रहे थे लोग उनको पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए भी सरकार को कहा। ये किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए ये आंदोलन एक बड़ा प्रभाव इसका ये भी रहा कि इस परियोजना में सम्मिलित विश्व बैंक ने परियोजना से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो ये सारी चीज़ें नर्मदा बचाओ आंदोलन के डिटेल में थी। इसके बाद है टिहरी आंदोलन। तो ये आंदोलन 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ और जिसका उद्देश्य वही उत्तराखंड के टिहरी में भागीरथी नदी पर जो एक बांध बनाना था। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर ये बांध बन रहा था, टिहरी बांध, उसके निर्माण को रोकना था। ठीक है, तो इस आंदोलन के संचालन में स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी, वीरेंद्र दत्त सकलानी ने टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति की स्थापना की थी। किसकी, टिहरी बांध विरोध संघर्ष समिति की स्थापना की थी, संघर्ष समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और इस परियोजना के विरोध में मुख्य बिंदु क्या थे, तो वही थे कि मतलब क्षेत्र की जो भूकंपीय संवेदनशीलता थी, इसी कारण से ये मतलब कहा गया था कि परियोजना के कारण बृहद वन क्षेत्र, टिहरी कस्बा, ये सारा डूब जाएगा। तो इस आंदोलन के समर्थन में जो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, आमरण अनशन किया था और बाद में फिर प्रधानमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अनशन को समाप्त भी किया था। तो ये टिहरी आंदोलन या टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर कैसे क्या डिटेल थी वो हमने डिस्कस करी। इसके बाद है मैती आंदोलन 1994 में हुआ। तो ये भी उत्तराखंड में ही हुआ। उत्तराखंड के कहाँ हुआ, ये चमोली में हुआ और 1994 में हुआ। ठीक है, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ, ये कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, और फिर बाद में 1994 के आसपास मतलब कल्याण सिंह रावत ने इसमें क्या किया था कि अपनी जो लड़की थी उसका विवाह किया और मतलब जैसे जूता चुराने की एक रस्म होती है तो वहाँ पे उन्होंने वृक्ष लगाने की ये सारी बात कही और जो मतलब आज भी परंपरा में है। और बाद में कल्याण सिंह रावत को पद्म श्री सम्मान मिला 2020 में, पद्म श्री मिला उनको 2020 में। और ये विचार मतलब आंदोलन के रूप में आप कह सकते हैं कनाडा है, नॉर्वे है, अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, चीन, यहाँ भी फैला और जहाँ ऐसी परंपराएं फिर से स्टार्ट कर दी गई। तो ये मैती आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल थी। तो ये 9 जो प्रमुख आंदोलन थे एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट बचाने को लेके, वो हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसमें
जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है महात्मा गांधी का। देखिए, महात्मा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण अगर शब्द की बात की जाए तो इसका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया, शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। परंतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और स्वच्छता के प्रति उनका जो मतलब जीवन, उनका दर्शन है, वो एक मतलब अलग टाइप का था। वो प्रेरक पर्यावरणवादी के रूप में उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रेरक पर्यावरणवादी थे। गांधी जी ने सदैव मानव और पर्यावरण के मध्य एक पूरक संबंध माना और 1909 में उनकी जो एक पुस्तक थी उसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इसमें उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकीकरण तथा भौतिकवाद के परिणाम के प्रति मानवता को सतर्क किया। और उनका यह मानना था कि भारत को मतलब जो पश्चिमी में औद्योगिकीकरण हो रहा है वो अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने नदियों पर और वृक्षों पर, इन सारी चीज़ों पर मतलब लोग जो प्रदूषित करते थे उनको, इनकी आलोचना भी उन्होंने की। अब पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रित उपभोग के विषय में उनका जो एक कथन है वो है कि उन्होंने कहा था कि यह पृथ्वी सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन उनके लालच को पूरा नहीं कर सकती। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब उसमें करी। और भारत में अनेक पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे क्या किया है, उन्होंने सत्याग्रह किया, आपने देखा, अहिंसक आंदोलन किया है, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन किया। तो ये सब क्या है, ये गांधी जी की प्रेरणा थी, उन्हीं के सिद्धांत थे, उन्हीं के सिद्धांतों पे ही जितने आंदोलन अभी आपने ऊपर देखे ये सारे हुए हैं, ठीक है। तो ये रोल गांधी जी का उसमें रहा। इसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में देखते हैं। तो भारत की आप कह सकते हैं ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफ़ी विशेष काम भी किया है। 1974 में इन्होंने स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया था। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन को, जो कि कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। तो इसको संबोधित किया था इंदिरा गांधी ने और उसी में पर्यावरणीय चुनौतियों और निर्धनता के जो अंतर संबंध थे इसका उल्लेख भी उन्होंने किया था। और बाद में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। तो वो कौन कौन से थे, तो पहला तो 1974 में जो जल प्रदूषण या जल, मैं पूरा ही लिखूं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण, ये जो अधिनियम है ये इन्हीं के टाइम में पारित किया गया। और बाद में 1972 में आप जानते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये भी इन्हीं के टाइम पास हुआ। और बाद में 1980 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का गठन किया, यानी पर्यावरण विभाग का गठन भी किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी के टाइम में हुई। इसके बाद फिर 1981 आया और 81 में संसद में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है ये भी पारित कराया। तो ये इंदिरा गांधी का रोल रहा एनवायरनमेंट में, आप इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद जो नाम आता है वो है सुंदरलाल बहुगुणा का। हम आगे भी देख चुके हैं सुंदरलाल बहुगुणा, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें ना। तो ये क्या है, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, गांधीवादी और समाजसेवी हैं। और इन्होंने चिपको जो मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और टिहरी बांध के विरोध में इन्होंने अनशन भी किया था। और बाद में इनका एक नया नाम, बाद में उनको लोग कहते थे, इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के लिए उनको जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला 1986 में। 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला, जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला। और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है। इसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट, फेमस नाम है, ये भी उत्तराखंड के हैं, ये भी गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1964 में गोपेश्वर, गोपेश्वर कहाँ पे है, तो ये यूपी उत्तराखंड में है। गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। और बाद में जो चिपको आंदोलन का अगर मदर ऑर्गेनाइजेशन किसी को कहें या मातृ संघ किसी को कहे तो यही है। चिपको जो मूवमेंट था, चिपको आंदोलन का आप ये कह सकते हैं
की मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट ने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर चिपको आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था और बाद में पर्यावरण के मतलब जो संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के लिए 1982 में उनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला और 2005 में उनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण इनको दिया गया, ठीक है। और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला, गांधी शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। और 2003 में उन्हें राष्ट्रीय वन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, 2003 में राष्ट्रीय वन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया इनको, ठीक। चलिए, इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है राजेंद्र सिंह। तो ये भी जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं एक एनजीओ की स्थापना की थी, उसका नाम है तरुण संघ, सॉरी तरुण भारत संघ नाम है उसका, तरुण भारत संघ, ठीक है। और इसकी स्थापना 1975 में इन्होंने की थी। और ये एक क्या है, एक एनजीओ है जिसके माध्यम से वो क्या करते थे, खनन है, ये सारी नौकरशाही, इन सारी मुद्दे को उठाते थे। और उन्होंने स्वयं जोहड़, जोहड़ इसका मतलब होता है कि जल संचय के लिए जो तालाब बनाया जाता है उसको जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। वर्षा जल संचय टैंक है और चेक डैम है, इन जो तकनीकों के माध्यम से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी ग्रामीणों के लिए जल प्रबंधन के लिए उनको प्रेरित किया था। उनका एनजीओ जो था वो लगभग 8,500 जोड़ों का उन्होंने निर्माण किया था। जोड़ का मतलब वही मैंने आपको बताया कि तालाब एक जो जल संचय करता हो, जल संचय के लिए तालाब बनाया, ठीक है। और लगभग 1,000 गांवों तक उन्होंने पानी पहुंचाने का भी कार्य किया और उन्होंने लगभग राजस्थान की 5 नदियों को पुनर्जीवित किया। तो 5 नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो नदियां थी जैसे कि अरवारी है, रूपारेल है, सरसा है, भगनी है, जहाज वाली, ये सारी नदियों को। इनके अगर उपलब्धि की बात करें तो इनको 2001 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला, रेमन मैगसेसे प्राइज इनको मिला और स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी इनको मिला 2015 में, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है। और इसके बाद अहिंसा पुरस्कार 2016 में मिला इनको, 2016 में अहिंसा पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये सारे इनके पुरस्कार रहे। इसके बाद नाम आता है सलीम अली का, इनका कॉमन सा नाम है, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मतलब सलीम अली क्या है, एक पक्षी वैज्ञानिक है, एक पक्षी वैज्ञानिक हैं और आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकृतिवेत्ता भी हैं ये। इन्होंने भारत में पक्षियों का पहला व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया, तो पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण इन्होंने कराया, ठीक है, पहली बार इन्होंने कराया। और इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और जो साइलेंट वैली केरल में है, इनका संरक्षण संभव हो चुका है। और मतलब ठीक है, सलीम अली ने हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक को, जो कि कई भागों में विभाजित है, तथा फॉल ऑफ स्पैरो, इसमें इनकी आत्मकथा है, फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो इनको पद्म भूषण मिला कब, 1958 में, और पद्म विभूषण इनको मिला, पद्म विभूषण इनको मिला 1976 में। और एक अवार्ड इनको और मिला है, जे पॉल गेटी, ये जो अवार्ड इनको मिला है ये मिला 1975 में, ठीक है। और बाद में 2018 में एक फिल्म निर्मित हुई थी 2.0, जिसमें अक्षय कुमार द्वारा जो अभिनीत पक्षी राजन की भूमिका सलीम अली से ही प्रेरित है, ठीक है। इसके बाद नाम आता है मेनका गांधी का, तो ये एक राजनीतिज्ञ हैं, लोकसभा सदस्य रही हैं पहले, पर्यावरण कार्यकर्ता और पशु अधिकार कार्यकर्ता ये सारी रही हैं और केंद्र सरकार में
पर्यावरण की राज्य मंत्री भी रही हैं। 1992 में पीपल फॉर एनिमल्स इनका एक संगठन है, पीपल फॉर एनिमल्स, ये इनका संगठन है। इसकी स्थापना इन्होंने की, जो भारत में पशुओं के अधिकारों का सबसे बड़ा संगठन है। ये पशुओं के अधिकारों का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। ये एनर्जी ग्लोब फाउंडेशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रमुख भी रही हैं, और ये ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने काम भी किया है। इनको कुछ प्राइज मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं? शाइनिंग वर्ल्ड कैंपेशन अवार्ड ये इनको मिला है। दूसरा इनको अवार्ड मिला है लॉर्ड एस्किन अवार्ड, और तीसरा अवार्ड इनको मिला है प्राणी मित्र अवार्ड भी इनको मिला है। और जिसके बाद का जो अवार्ड है वो उसका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल पशु कल्याण पुरस्कार। रुक्मिणी देवी अरुणडेल पशु कल्याण पुरस्कार, ठीक है। तो ये मेनका गांधी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, इनका एक अलग नाम है, स्वामी ज्ञान स्वरूप शानंद भी इनको कहा जाता है। और ये क्या थे? ये एक एनवायरमेंटल इंजीनियर थे और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, संत भी हैं और धर्मगुरु भी हैं, ठीक है। जीडी अग्रवाल जो थे वो मदन मोहन मालवीय द्वारा 1905 में स्थापित गंगा महासभा के संरक्षक भी थे। तो 1905 में मदन मोहन मालवीय द्वारा गंगा महासभा के संरक्षक थे। गंगा महासभा इसके क्या थे? ये संरक्षक थे, और जिन्होंने गंगा संरक्षण और गंगा स्वच्छता के लिए अनेक बार उपवास भी किया है। किसने? जीडी अग्रवाल ने, ठीक है। 2018 में ऊपरी गंगा के क्षेत्र में पर्यावरण प्रतिकूल परियोजनाओं को रोकने के लिए फिर मतलब अनशन के 111वें दिन उनका निधन हो गया। तो जीडी अग्रवाल के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद नाम है चेवांग नोरफेल, तो इनको आइसमैन कहा जाता है, आइसमैन की उपाधि इनको दी जाती है। ये भी एक सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने मतलब अत्यंत ठंडे और उच्च क्षेत्रों में जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है उनका निर्माण किया है। तो कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण इन्होंने किया है, ठीक है, जिससे कि जो पानी की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। इसके बाद नाम आता है सोनम वांगचुक का। तो ये लद्दाख के हैं, आप अभी जानते होंगे इनको। अभी लद्दाख के लिए ही इन्होंने अनशन भी किया था। तो ये सोनम वांगचुक हैं। ये भी एक इंजीनियर रहे, शिक्षा सुधारक हैं, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं, ये सारे हैं। और बाद में उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख की स्थापना की है, ठीक है। और इनके द्वारा जो डिज़ाइन किए गए SECMOL परिसर लद्दाख में जो सभी चीज़ें हैं वो सौर ऊर्जा से, इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए जो अधिकतर मतलब वर्क हैं वो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके वहाँ पे किया जाता है। इन्होंने हिम स्तूप तकनीक का विकास किया है। किस? हिम स्तूप तकनीक का विकास इन्होंने किया है, और जिसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण करके सर्दियों में हिम के ढेर के रूप में जल को संचय किया जाता है, ठीक है। सोनम वांगचुक सैनिकों के लिए अधिक आरामदायक और अपेक्षाकृत गर्म मड हाउस का भी निर्माण कर रहे हैं। किसका? मड हाउस। किसके लिए? सैनिकों के लिए, ठीक है। और 2009 में जो एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आप जानते हैं, आमिर खान द्वारा इसको मतलब इसमें अभिनेता थे वो प्रोफेसर फुनसुक वांगडू, तो वो इन्हीं के मतलब चरित्र से प्रेरित था। इसके बाद नाम आता है मेधा पाटकर का। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, जनजातीय, दलित, किसान और श्रमिकों के संबंधों में जो मुद्दे रही वो उठाती रही हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन
तथा नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट की ये संस्थापक सदस्य हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन और किसकी, तो नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट, इसकी ये संस्थापक सदस्य रही। ठीक है, और नर्मदा बचाओ, घर बचाओ पर घर बनाओ, ये सारे आंदोलन जो इन्हीं के रहे हैं। और इनके जो पुरस्कार मिले हैं वो 1991 में इनको मिला है राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार इनको मिला 1991 में। और 1992 में इनको मिला गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड मिला इनको। और 1995 में इनको ग्रीन रिबन अवार्ड। अभी जितने ये अवार्ड हम लिख रहे हैं सबके बारे में देखेंगे कि कब से शुरू किए गए और किसको किसको मिले हैं। और उसके बाद 2014 में इनको मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी मेधा पाटेकर के बारे में। इसके बाद रविंद्र कुमार सिन्हा का नाम आता है। बिहार के रहने वाले हैं और ये भी एक वन्य जीव संरक्षक हैं, शोधकर्ता हैं। ये जो गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए गांगेय इनको कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके प्राइज़ की बात करें तो रविंद्र कुमार सिन्हा को नीदरलैंड की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द गोल्ड आर्क है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस भारत द्वारा इनको गोल्डन जुबली अवार्ड है। और फिर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, ये सारे मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो पद्मश्री अवार्ड मिला है और गोल्डन जुबली अवार्ड मिला है इनको। और फिर ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क, ये इनको प्राइज मिले रविंद्र कुमार सिन्हा को। तो वंदना शिवा क्या है, एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं, खाद्य संप्रभुता वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन की समर्थक हैं और ये अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य भी रह चुकी हैं। देखिए, इन्होंने जैव विविधता के संरक्षण में, कृषि उत्पादकता, पोषण तथा कृषकों की आय की वृद्धि, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है नवधान्य संगठन की स्थापना इन्होंने की है। और इस संगठन ने क्या किया है, बासमती चावल के पेटेंट तथा नीम की बायोपायरेसी के विरुद्ध अभियान चलाकर काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और इनको प्राइज कुछ मिले हैं, तो वो प्राइज हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला 1993 में। और सिडनी पीस प्राइज मिला है इनको, सिडनी पीस प्राइज इनको मिला है 2010 में। और इसके बाद मिरोडी अवार्ड इनको मिला है, मिरोडी अवार्ड इनको 2016 में मिला है। और उसके बाद फुकुओका एशियन कल्चर प्राइज इनको सम्मानित किया गया। तो ये वंदना शिवा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर प्रमोद पाटिल का। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए। ठीक है, और इन्हें विटली अवार्ड मिला है, विटली अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, विटली अवार्ड को क्या ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, अभी आगे खैर हम देखेंगे इसको, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद नाम आता है MS स्वामीनाथन का, जिसको आप जानते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक इनको कहा जाता है। और इन्होंने मैक्सिको से, मतलब जो गेहूं की बीजों तो उनको पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिक्सअप करके संकर बीज विकसित किए थे। और इनके प्रयासों से ही भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और उसी के बाद से ही भारत क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो चुका खाद्यान्न के मामले में। 1989 में इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। इसके बाद सालुमरादा थिमक्का, ये नाम है, तो ये कर्नाटक के हैं। और मतलब सर्वाधिक वयोवृद्ध आप इनको कह सकते हैं, पर्यावरणवादी हैं, लगभग 108-109 साल के। इन्हें अलादा मरादा टिमक्का के नाम से भी जाना जाता है, अलादा
मरादा और तिमक्का, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। पेशे से ये श्रमिक और औपचारिक शिक्षा से मतलब वंचित थे। एस थिमक्का ने अपने पति के साथ मिलकर समीप के जो राजमार्ग थे वहाँ पे जो बरगद के 385 वृक्ष रोपित किए थे और 8000 से और भी वृक्ष इन्होंने रोपित किए थे। बाद में पर्यावरण संरक्षण के उनके कार्यों के लिए उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो वृक्ष माता पुरस्कार उनको मिला, और दूसरा जो मिला ग्रीन चैंपियन अवार्ड, ग्रीन चैंपियन अवार्ड उनको मिला, और तीसरा कर्नाटक कल्पवल्ली पुरस्कार इनको मिला, कल्पवल्ली पुरस्कार इनको मिला। और उसके बाद इंदिरा जो प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार इनको मिला। और फिर पद्मश्री इनको मिला कब, 2019 में। ठीक है, तो ये सारे जो प्राइज थे ये मिले सालू मरादा थिमक्का को। इसके बाद नाम है अनिल माधव दवे का। तो ये भी पर्यावरणकर्ता और राजनीतिज्ञ थे और केंद्र सरकार में लगभग जुलाई 16 से लेके मई 17 तक का वो ये राज्य मंत्री रहे हैं पर्यावरण और वन। उसमें इन्होंने नर्मदा नदी के पुनरुत्थान के लिए नर्मदा समग्र नामक एक संगठन घोषित किया था, नर्मदा समग्र। ठीक है, नर्मदा समग्र जो है एक संगठन इन्होंने बनाया था, और उन्होंने बृहद नदी परियोजनाओं का विरोध किया था, और आनुवांशिक रूप से जो संशोधित बीज थे यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे उनके विरुद्ध नेचुरल फार्मिंग का इन्होंने समर्थन भी किया था। इनकी 2 पुस्तकें हैं। इसका नाम है अमरकंटक से अमरकंटक, अमरकंटक से अमरकंटक, और जो दूसरी बुक है उसका नाम है बियॉन्ड कोपेनहेगन, बियॉन्ड कोपेनहेगन। ठीक है, ये इनकी 2 बुकें हैं। इसके बाद नाम आता है जाधव मोलाई पेंग का। तो ये थे असम के एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्होंने असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के रेतयुक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ में वन तैयार किया था, जिसको क्या नाम दिया जाता है, उनको मोलाई वन कहा जाता है। ठीक है, तो मोलाई वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जाधव मोलाई पेंग ने जो ब्रह्मपुत्र नदी का रेतयुक्त क्षेत्र था वहाँ पे लगभग 1360 एकड़ में वन तैयार किया था। ठीक है, और जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, और 2015 में इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री इनको मिला 2015 में। इसके बाद नाम आता है प्रोफेसर माधव गाडगिल का। तो ये एक पारिस्थितिकी विज्ञानी थे जो पश्चिमी घाट परितंत्र पर विशेष पैनल के इसके अध्यक्ष भी रहे ये, और 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बाद में दक्षिण भारतीय राज्यों सहित संपूर्ण देश को पश्चिमी घाट की संवेदनशीलता से परिचित कराया। तो पश्चिमी घाट की संवेदनशीलता से परिचित कराया इन्होंने। ठीक है, जो मतलब एक पैनल बना था पश्चिमी घाट परितंत्र पर, वो 2010 में इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद नाम आता है आनंद कुमार का। तो ये प्रकृति संरक्षणवादी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में मानव एवं हाथी टकराव को कम किया, टकराव को कम करने तथा मानव हाथी सामंजस्य स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, और बाद में इनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नाम है अनिल अग्रवाल का। तो अनिल अग्रवाल 1982 में भारत में पर्यावरणीय स्थिति के विषय में प्रथम रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, प्रथम रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी पर्यावरण से लेकर। ठीक है, और इन्होंने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की स्थापना की, जो क्या है, एक सक्रिय गैर सरकारी संगठन है। विज्ञान व पर्यावरण केंद्र की स्थापना की इन्होंने, और जो कि है एक एनजीओ है। इसके बाद नाम आता है पांडुरंग हेगड़े का। तो ये कर्नाटक के अपिको आंदोलन से इन्होंने नेतृत्व किया था, कर्नाटक और अपिको आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था।
ठीक है। और वन संरक्षण, वृक्ष रोपण, ये सारी चीज़ों में इनका विशेष योगदान है। इसके बाद नाम आता है तुलसी गौड़ा का, तो ये भी कर्नाटक की हैं और होनाली गांव की, ठीक है। 72 वर्षीय पर्यावरणविद हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 30,000 से अधिक वृक्ष लगाए हैं। और इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के लिए 2020 में इनको पद्म श्री सम्मान दिया गया। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का, तो ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड के, और इनको पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए 2020 में क्या मिला? पद्म भूषण सम्मान मिला, ठीक है। तो ये जितने भी व्यक्ति अभी तक हैं या जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया, वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। एक सेशन में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। तो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन हमने देखे, पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में देखे। अब हम देख लेते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्राइज हैं वो कौन कौन से हैं और वो किसको किसको दिए गए हैं। महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, तो सारी चीजें हमारी एक सेशन में कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। चलिए, तो इसमें सबसे पहला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। देखिए 1987 में भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार मतलब प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग उल्लेखनीय योगदान करते हैं उनको दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 5 लाख रुपए जो है के दो मतलब पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसमें 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख के रुपए 3 पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें रजत ट्रॉफी और सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। इसके बाद है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, जो कि हमने वो भी ऊपर देखा। तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और वनीकरण और प्रतिभूमि विकास में जिसने काम किया उसको दिया जाता है। 7 श्रेणियों में दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, तो वन्य जीव संरक्षण के प्रभाव पड़े या संभावना हो, इसमें ये पुरस्कार दिया जाता है जिसने इस टाइप की कुछ खोज की हो। 1 लाख रुपए के 2 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। अमृता बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार, तो ये वन्य जीव संरक्षण के संबंध में दिया जाता है और 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है ये, यूएनईपी द्वारा 2005 से दिया जा रहा है। पर्यावरण अर्थव्यवस्था में 4 श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे पहले जो दिया जाता है वो दिया जाता है नीतिगत नेतृत्व के मामले में, दूसरा प्रेरणा और कार्य के मामले में, तीसरा जो है उद्यमी दृष्टि के मामले में, और चौथा जो है विज्ञान और नवाचार के मामले में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है चिकित्सीय देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के लिए, खास तौर पे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया उनको दिया जाता है। इसके बाद विटली पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूके स्थित जो विटली फंड फॉर नेचर है इसके द्वारा दिया जाता है। 2013 में ये पुरस्कार अपराजिता दत्ता हार्नबिल के संरक्षण में दिया गया और 2015 में आनंद कुमार को मिला हाथी संरक्षण के क्षेत्र में। मेदिनी पुरस्कार योजना जो भारतीय लेखकों को दिया जाता है, जो भारतीय लेखक होते हैं उनको खास तौर पे वन्य जीव, जल संसाधन और संरक्षण पर हिंदी में जिन्होंने कार्य किया उनको दिया जाता है मेदिनी पुरस्कार योजना। इसके बाद स्वच्छ तकनीकी हेतु राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जिन्होंने उत्पादन में पर्यावरण के अनुकूल काम किया है या नवाचारी तकनीकों का यूज किया है। 2 लाख रुपए तक का इसमें प्राइज है। ग्लोबल 500, तो ये भी यूनेप द्वारा दिया जाता है 1987 से, तो ये व्यक्तियों को दिया जाएगा या संगठनों को दिया जाएगा, और जिन्होंने पर्यावरणीय और मानवतावादी क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की उनको ग्लोबल 500 प्राइज दिया जाता है। सासागावा प्राइज है, तो यूएनडीआरआर के द्वारा डिजास्टर रिडक्शन के लिए इसमें दिया जाता है, $50,000 का इसमें प्राइज दिया जाता है। इसके बाद है ग्रीन पावर लीडरशिप अवार्ड 2001, तो ये ईपीए द्वारा ग्रीन पावर पार्टनरशिप प्रोग्राम में दिया जाता है। प्रदूषण मुक्त बिजली के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया उनको दिया जाता है। इसके बाद है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन नोबेल, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है विटली को, और ग्रीन नोबेल किसको कहा जाता है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। तो भूमि स्तर पर सबसे बड़ा प्राइज इसको माना जाता है, और 1989 में रिचर्ड एंड रोडा गोल्ड्समैन द्वारा इसको स्थापित किया गया। 6 महाद्वीपों में कार्य करने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया जाता है। 2017 में भारत में प्रफुल्ल समनतारा को मिला।
2014 में रमेश अग्रवाल को, 2004 में राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ल को, 1996 में ये मिला MC मेहता को, 1992 मिला मेधा पाटकर को, ये गोल्ड्समैन अवार्ड जिसको कि ग्रो नोबेल के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। संस्था होगी तो उसको 51 लाख और व्यक्ति होगा तो उसको 5 लाख दिया जाएगा। अर्थ 60 पुरस्कार तो प्रिंस विलियम ने इसको शुरू किया था। प्रत्येक विजेता को 10 लाख पाउंड दिए जाते हैं। 2030 तक हर वर्ष 5 अर्थ 60 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके बाद ग्रीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्राइज थे पर्यावरण से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए, और उसके पहले जो पर्यावरण से रिलेटेड पर्सन्स थे, जो पर्यावरण से रिलेटेड व्यक्ति थे, वो हमने डिस्कस कर लिए, और इससे पहले जो पर्यावरण से रिलेटेड मूवमेंट थे वो हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो सेशन को अब समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।